हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास +1 की फोर्थ यूनिट। एक इम्पोर्टेंट सी यूनिट है भाई, जिसका नाम है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये इसकी पहली वीडियो है, जिसका नाम है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जनरली इस यूनिट के अंदर हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, एटम है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते क्यों है, आखिर क्यों जुड़ते हैं, आखिर का क्या वजह रही होगी कि आपस में जो एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि बॉन्ड ही क्या क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर देख लेते हैं क्या लिख रखा है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में? बिटवीन टू एटम्स के बीच में। और वो क्यों होता है? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने और दूसरे एलिमेंट्स और दूसरे एटम से कंबाइन कर सकता है, उसकी इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है बताओ? वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक ए एलिमेंट है और ये कोई भी एक बी एलिमेंट है। ठीक है, ए किसके साथ जुड़ गया? बी के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्यों जुड़ा? ये अकेला ही क्यों नहीं रहा? जो ए है, हमारे पास जो ए है, ये अकेला ही क्यों नहीं रहा? इसे क्या जरूरत पड़ गई बी के साथ जुड़ने की? तो आखिर क्या, क्यों बॉन्ड बनाया? जो ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड आखिर क्यों बॉन्ड बनाया इसने बी के साथ? वो सारी बातें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन विच टू ईच अदर। जो हमारे एटम्स है वो आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं बताओ? तो इसका मेन रीजन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मेन रीजन क्या है? वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम छोटी क्लासेस के अंदर, हम 10th के अंदर भी पढ़ते आए हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, पहली सेल को हम के नाम से जानते हैं, दूसरी सेल को एल से, तीसरी सेल को एम से। कौन कौन सी? के सेल, एल सेल, एम, एन, और ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। और हमें पता है सबसे पहली सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उससे आगे 8 इलेक्ट्रॉन, उससे आगे 18, उससे आगे 32, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है? मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर जो सेकंड सेल होती है ना, जो सेकंड सेल, उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के लिए, इसीलिए हमारे जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो कैसे। मान लिया, सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं कार्बन का। कार्बन का आउटगोइंग नंबर होता है हमारे पास 6। पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन, अब दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, तभी वो हमारे पास कंप्लीटली फुलफिल्ड होती। और हमें पता है जो फुल्ली फिल्ड सेल होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। और इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो खुद को अनस्टेबल करना चाहेगी। हर चीज इस यूनिवर्स में खुद को स्टेबलाइज करना चाहती है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास कार्बन है, इसके पास दो कंडीशन है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से लॉस कर दे, या फिर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले। बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये भी हमारे पास पहली सेल है वो फुलफिल हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। तो आपने मोस्टली केसेस, मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर देखा होगा, तो जो हमारे पास जो कार्बन है ना, अपने से अलावा ये 4 एलिमेंट से कंबाइन करके रहता है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल लिखते हैं, लाइक हाइड्रोजन। जो कार्बन है
वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा मिलता है। वो क्यों जुड़ा मिलता है? क्योंकि वो उसे अपने क्या कंप्लीट करने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक बार और देखते हैं इसे। देखो भाई, मान लिया मेरे पास ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, ठीक है। हम केवल ही केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें ही दिखाते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 मैंने डॉटेड से दिखा दिए। अब मान लिया इसके आसपास 4 हाइड्रोजन थे, और 4 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया। देखो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये हमारे पास स्टेबल हो गया। और ऑन द अदर हैंड अगर हम हाइड्रोजन की बात लेकर चले, तो हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहली शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेना था, तो इसने बाहर से कहां से ले लिया? कार्बन के साथ जुड़कर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। देखो ये, अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो ये और दूसरा ये हो गया। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक तो ये और दूसरा ये हो गया। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो इसके पास दो दो अपने अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं सभी चारों के पास। तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, कार्बन भी स्टेबल हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहें, तो उस केस को हम ऑक्टेट नहीं बोलेंगे, उस केस को हम बोलेंगे डुप्लेट, ठीक है। यानी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो पता चल गया, वाई डू एटम कंबाइन विच इधर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो क्या होगा? वो ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएंगे। तो हर चीज इस यूनिवर्स के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहती है, इसलिए जो सारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया यहां तक कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, और जो एटम्स है एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लेविस सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेविस। उसने क्या बोला था? उसने ये बोला था, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है मेरे पास। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 लिख दिया। तो हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी तो यही वैलेंस शेल होगी ना। तो हाइड्रोजन लिख कर, इसका सिंबल लिख के, और बाहर हमारे पास एक डॉट दिखा देंगे। इसको हम लेविस सिंबल कहते हैं, इस डॉट को, ठीक है। बस यही बोला था, और जो ये थ्योरी लिखी हुई है ना, वो यही लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम की बात करें, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। बाहर वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। तो हीलियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बस ये याद रखना है कि ओनली ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। और जब हम लेविस का जो सिंबल बनाएंगे, तो उसके अंदर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम की बात करूं, देखो लिथियम की बात करूं, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 होता है। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हो गए ना 3। तो लिथियम के चारों ओर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन थी, जिसको हम लेविस सिंबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक और एग्जांपल लेके चले, कार्बन। कार्बन का एग्जांपल लेके चले, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर पहली शेल के अंदर 2 और दूसरी शेल के अंदर 4। तो कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओनली वैलेंस शेल, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ही दिखाएंगे ऐसे। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक होता है हमारे पास क्रॉस।
क्रॉस से भी दिखाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बस क्रॉस से दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम है, हीलियम का एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं मैं। जैसे मेरे पास हीलियम है, यहाँ पर डॉट की जगह पर यहाँ पर 2 क्रॉस लगा दो ऐसे, बस। अब जैसे कार्बन है, कार्बन की जगह पर डॉट की जगह पर क्रॉस लगा दो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने हैं। लेकिन हम जनरली डॉट का यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा सुफिशियंट रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो बस लेविस सिंबल इनको बोला जाता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल, लेविस सिंबल की क्या सिग्निफिकेंस है, देखो। दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये केवल और केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इट हेल्प टू कैलकुलेटिंग द ग्रुप वैलेंस, the group valence is equal to the either the number of dot in the Lewis symbol of the element or 8 minus number of dots, ठीक है। ये ग्रुप वैलेंस कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और देख लेते हैं ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है मेरे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 6 होता है, और हमने ऐसे लिख दिया ये, ठीक है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, अब कार्बन के अंदर नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं, 4, क्योंकि 4 ही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो दिखाएंगे, ये 4 दिखाएंगे हम। तो 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट कितने हैं, 4, तो हमारे पास 4, ये क्या आ गया, 4 इसकी वैलेंसी होती है कार्बन की। एक और एग्जांपल लेके चले, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है बताओ, 7 पे आता है, 2 और 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के चारों ओर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस कितने डॉट्स हमारे पास 5, तो हमारे पास कितना आंसर आया 3। तो इसकी जो नाइट्रोजन है वो मोस्टली केसेस के अंदर 3 एलिमेंट से ही जुड़ा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है ना, 3 H से जुड़ा मिलता है अमोनिया में, और 2 इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो इस टाइप से इसकी सिग्निफिकेंस है, इस टाइप से हमारे पास जो लेविस सिंबल होते हैं इस टाइप से हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमने ये देख लिया कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, आखिर क्यों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू इट्स एटम टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम्स, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास बहुत सारी नोबल गैस होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। जैसे इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये या तो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेम्प्ट करेंगे जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाया जाता है एलिमेंट्स के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझते हैं। देखो भाई, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तब जाकर हमारे पास बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड का नाम क्या था, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हम तो देख लेते हैं कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है ए, ठीक है, कोई भी मेरे पास एक दूसरा एटम है बी, एलिमेंट मान लो, एटम मान लो, मर्जी है। तो मान लिया इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर देगा ऐसे, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक ऐसे। तो इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, इस बॉन्ड को आयनिक नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड, जो कि आयंस के बीच में बनता है। अब ये आयंस बन जाएंगे, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो कैटायंस बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिन्हें इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब इसका एक सबसे फेमस एग्जांपल है NaCl, उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है, ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना होगा? Na और Cl से, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे बना होगा, ये नेगेटिव कैसे बना होगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सोडियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या होती है, बताओ क्या होती है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो 2 क्या होगी बताओ, 2 8 1। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, एक है, तो हम ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं इसको, Na एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। वैसे ही क्लोरीन है, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर पे, 17 पे आएगा, तो 2 8 और यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं इसको, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। देखो भी ध्यान से सुनो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे बाहर, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लॉस कर दे, तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2 और 8, और ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, और ये एक स्टेबल स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, बाहर से क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मुश्किल है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी बताओ, 288, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसे ही करते हैं, ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास है सोडियम, और यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन। तो जो ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया किससे, सोडियम से क्लोरीन की तरफ। तो सोडियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, किसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ये कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, आयंस हो गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक इनके अंदर बॉन्ड बनेगा, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और आपस में बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोबारा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इस इस केस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ट्रांसफर नहीं होगा, यानी दो एलिमेंट्स हमारे अपने अपने इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है भाई बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और इस तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो भाई, हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग का। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है, ठीक है, इसका जो मेरे पास, देखो अच्छे से समझा देता हूं मैं। मेरे पास कार्बन है, कार्बन कार्बन का मेरे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, 6 होता है, 2 4। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन, ठीक। तो अब कैसे बॉन्ड बनेगा इनके अंदर, यहां पर मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अपने, ये हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर दो हो जाएं। अगर इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही यहां पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से अटैच होगा ऐसे,
देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने, यानी इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हुई है। किसी एक स्पीसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, चारों ने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब सभी ने इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल शेयर किए हैं, और इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। और इस बॉन्ड का क्या बोला जाता है, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बताओ। इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो, कार्बन के भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके भी कंप्लीट, इसके भी ऐसे ही कंप्लीट, इसके। तो ऐसा बॉन्ड जो कि इक्वल शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन की, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, देखो इस केस के अंदर क्या होता है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक स्पीसी है ए, इसके पास अपना एक लोन पेयर है, और मेरे पास एक स्पीसीज है बी, इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, और अपने मतलब कहने का मतलब, ये बॉन्ड बनाने के अंदर केवल और केवल एक ही स्पीसी का यूज हुआ ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए हैं बताओ, ए के यूज हुए हैं ना, बी के तो कुछ यूज हुए ही नहीं। तो ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर बनाने के अंदर केवल एक ही स्पीसी के, एक ही एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताओ, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका अलग से कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, वो हम 12th के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था भाई कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। पहला कौन सा होता है बताओ, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है इक्वल शेयरिंग से, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और जो हमारे पास एक लोन पेयर को डोनेट करने के बाद जो एक बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं बताओ, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया ए ने बी की तरफ, तो कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है जिसका नाम है हमारे पास ऑक्टेट रूल। ये देख लेते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ये रूल बस ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी तब जाकर स्टेबल होगा जब उसकी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, उसको ही स्टेबल स्पीसीज माना जाएगा, बस ये कहता है। जैसे हमने एग्जांपल किए थे, जैसे कार्बन का एग्जांपल किया था, ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। वैसे ही हर स्पीसीज जुड़ेगी, एवरी एटम गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल एंड वांट टू बिकम ए स्टेबल, because according to octet rule any atoms which contain 8 electron in the valence shell is a stable species is called octet rule। पता है, बस ये बोला था, अगर कोई भी स्पीसीज अपने वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके ले आती है तो वो एक स्टेबल स्पीसीज मानी जाएगी। जैसे और एग्जांपल ले, अगर हम जैसे नाइट्रोजन की बात करें, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और एक इसके पास लोन पे रह जाएगा, और अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए वैसे इसका 3 हाइड्रोजन से ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़े थे, है ना। इसलिए नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है अमोनिया के अंदर। तो यही कहता है ऑक्टेट रूल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कई स्पीसीज ऐसी होती हैं, ध्यान से सुनना, कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता लेकिन फिर भी वो स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्टेट रूल था हमारा, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। फॉर एग्जाम्पल BeH2। अब ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो बेरिलियम है इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है।
देखो भाई, ये एक तो ये, और दूसरा हमारे पास द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कई ऐसे स्पीशीज होते हैं, कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे PF5 हो गया, PF5 बना के देख लेते हैं। जैसे अब फॉस्फोरस के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा चले गए, और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास ज्यादा चले गए। तो ये एक्सेप्शन है कुछ, तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो फेल हो जाता है। और एक और बेस्ट एग्जांपल है डाइबोरेन, B2H6। देख लेते हैं उसको भी। देखो भाई, कौन सा था, B2H6, इसको बोला जाता है डाइबोरेन। इसके अंदर भी ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जैसे अगर बात करें, जैसे बोरोन है, ये कितने नंबर पे आता है, 5th पे आता है ना। तो पहले में 2 फिर 3। वैसे ही हमारे पास एक सेकंड बोरोन है, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, 3 हाइड्रोजन एक बोरॉन के पास चले जाएंगे, और 3 हाइड्रोजन एक बोरॉन के पास। लेकिन कंडीशन ये करेक्ट हो गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास यहाँ पर बोरॉन के अंदर आपस में बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं। तो क्या होगा इस केस में, अंदर क्या होगा, हमारे पास दो दो हाइड्रोजन होंगे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे, वो ब्रिजिंग में आ जाएंगे। एक तो ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन ब्रिजिंग में आ जाएंगे। कैसे, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, देखो एक ये रहा एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेंटर हमारे पास कितने हैं, 3 सेंटर हैं। देखो, एक तो बोरॉन का सेंटर, एक हाइड्रोजन, एक दूसरे बोरॉन का सेंटर। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। यहाँ पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे भी एक और बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। देखो इसकी शेप बनाना की तरह है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। तो हम, आपको ये याद रखना है कि डायब्रोन के अंदर हमारे पास बनाना बॉन्ड बनता है, और बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।